हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम उल्लेख करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित भाग 2 के बारे में। तो इससे संबंधित पहला अधिनियम है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत किन किन बातों को मान्यताएं दी गई या किन किन बदलावों की और इन कानूनों ने अपना रुख किया है, उसके बारे में हम उल्लेख करते हैं। इसके तहत पहली बार वायसराय की कार्यकारी और विधान परिषद जैसी गैर सरकारी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व पेश किया। 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य है कि वायसराय की जो संचालन संबंधी और कानूनी संबंधी जो एनजीओ थे, उसमें 3 भारतीयों ने अपना स्थान धारण किया। 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्ति दी गई। दूसरा बिंदु है, इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्रदान की। पोर्टफोलियो का अर्थ है निवेश की एक सूची, अर्थात पोर्टफोलियो को निवेश की एक सूची के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसको कानूनी दर्जा देना इस अधिनियम की विशेषता माना जाता है। नेक्स्ट, इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 को प्रारंभ की गई मंत्रालय प्रणाली को भी मान्यता दी। आज की जो मंत्रालय व्यवस्था है, जिनके अंतर्गत मंत्री अपने विभागानुसार कार्यों का निर्वहन करते हैं, वो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसकी देन है और इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी 1859 में। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें सबसे पहला बिंदु है अप्रत्यक्ष चुनाव, अर्थात नामांकन की शुरुआत की गई। मतलब मतदान का पहला स्टेप नामांकन, उसकी शुरुआत हुई थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया तथा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई। कहने का तात्पर्य है कि विधान परिषद के कार्यों में, उसके आकार में, उसकी रूपरेखा में बढ़ोतरी करना और साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया जाना और दूसरी बात कार्यपालिका में प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान करना। नंबर 3 बिंदु है, इस अधिनियम द्वारा संसदीय शासन परोक्ष रूप से प्रारंभ हुआ और प्रतिनिधि शासन की नींव डाली गई। जब संसदीय शासन को एक प्रत्यक्ष रूप दिया गया, तब संसदीय प्रतिनिधि रूप के रूप में सांसदों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन तो नहीं हुआ, हम यूँ कह सकते हैं कि उनका नामांकन हुआ। अगला अधिनियम है, अगला जो एक्ट है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। इसके अंतर्गत किन किन बदलावों को देखा गया, किन किन मान्यताओं को प्राथमिकता दी गई, उसके बारे में हम उल्लेख करते हैं। इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माले मिंटो सुधार के रूप में किस अधिनियम को जाना जाता है या किस अधिनियम की संज्ञा है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दूसरा बिंदु, विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव का तात्पर्य है कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। आजकल जो मतदान की प्रक्रिया को हम देखते हैं वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की एक बहुत बड़ी देन है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की एक विशेषता है। मतदान की प्रक्रिया हम इस भारतीय परिषद अधिनियम की मतलब बहुत बड़ी मतलब देन के रूप में समझ सकते हैं। अगला बिंदु है, अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके
मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली पेश की। ऐसा करके किसी भी सांप्रदायिकता में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जा सके, इसलिए मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्थापित किया गया। पहली बार वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीय की नियुक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानूनी सदस्य के रूप में की गई। वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें पहले भारतीय जो एक कानूनी सदस्य के रूप में उभरे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट बिंदु है, प्रथम बार बजट पर सीमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार सदस्यों को दिया गया। जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको बजट पर चर्चा परिचर्चा, साथ ही साथ अपने अपने जो व्यक्तिगत सुझाव थे, जो प्रस्ताव है, उसको देने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट अधिनियम है 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इस अधिनियम में बदलाव हमें देखने को मिले हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इससे संबंधित पहला बिंदु है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में किस अधिनियम को देखा जाता है, तो 1909 का भारत सरकार अधिनियम। दूसरा बिंदु है, केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। केंद्रीय जो भी विषय थे उनकी लिमिटेशंस देखी गई और साथ ही साथ प्रांतीय विषय थे उनको पृथक किया गया। मतलब केंद्रीय और प्रांत से संबंधित जो भी मैटर्स थे, जो भी मामले थे, उनको पृथक पृथक किया गया। प्रांतीय शासन में दोहरी शासन की योजना डायरकी की शुरुआत की गई। दोहरा शासन स्थापित किया गया। वर्ण व्यवस्था के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। अब प्रांतीय विषय में आरक्षित विषय के बारे में क्या बात होती है, देखते हैं। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि दूसरे अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी तो होंगे ही। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीयता का परिचय दिया। मतलब जो दोहरी शासन की जो व्यवस्था थी डायरकी, उसका परिचय दिया। द्विसदनीयता का परिचय देने का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। शायद हम इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा, ये दो सदन हैं, इस रूप में भी समझ सकते हैं। अधिनियम में यह भी आवश्यक था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना। और लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। ये भी इस अधिनियम की विशेषता माना जाता है। तो मोटे तौर पर 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें केंद्रीय विषयों को अलग करना और प्रांतीय विषयों को अलग करना, ये एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। और साथ ही साथ डायरकी की शुरुआत की गई, ये एक मोटे तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। और लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति करना, ये महत्वपूर्ण कथन हो सकता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसकी मोटे तौर पर कौन कौन सी दो बातें हो सकती है। इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव का शुरू किया जाना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करना, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। बस उसके बाद 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसमें मोटे तौर पर अप्रत्यक्ष चुनाव का शुरू किया जाना, साथ ही साथ विधानसभा के कार्यों में विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करके उनका आकार बढ़ाया जाना, उनकी सीमाओं को बढ़ाया जाना, ये शामिल हो सकता है। और 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, उसमें वायसराय की कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व का
पेश किया जाना, पोर्टफोलियो को वैधानिक मान्यता देना, मोटे तौर पर ये दो बातें हो सकती हैं। और एक अन्य बात ये भी हो सकती है कि मंत्रालय प्रणाली को भी मान्यता दी जाना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में। तो आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इससे संबंधित भाग 2 को आज के इस वीडियो में कवर किया गया। आने वाली वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इससे संबंधित आने वाले भागों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत रिसीव हो सके। बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, जय भारत।